हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए, आज की वीडियो में आपके सामने है निपुण भारत की 1000 शब्दों की कार्य योजना। जैसा कि बीएससी सर ने आदेश किया था कि हमें अपने विद्यालय स्तर पर कार्य योजना का निर्माण करना है, तो वो हमारे विद्यालय की हमने बनाई है। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी को अच्छी लगेगी, शायद आपकी सहायता हो सके। देखिए, सबसे पहले हमने निपुण भारत का लोगो बनाया है हमारे, और फिर यहाँ से हमारी कार्य योजना शुरू होती है। इसमें देखिए, हमारी निपुण भारत योजना सबसे पहले हमने उसकी फुल फॉर्म दी है। फिर निपुण भारत योजना कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें जो इसका उद्देश्य आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ये पॉइंट देने की कोशिश की है। और फिर हमने ये लिखा है कि ये केवल मेन चीज़, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये तीसरी कक्षा तक न केवल ज्ञान प्रदान करने में सहयोग किया जाएगा, इसके साथ साथ चौथी और पाँचवीं कक्षाओं के उन छात्रों को जिनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है या जिनको उपयुक्त मूलभूत कौशल प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको भी सहयोग दिया जाएगा। इसके बाद हमने निपुण भारत के लक्ष्य दिए हैं, बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक के, और इसके बारे में इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना द्वारा 22 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, शिक्षक जैसे कि शिक्षक हैं, कक्षा कक्ष है, TLM है, लाइब्रेरी, इनके सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय स्तर पर एक कार्य योजना हमें निर्मित करनी है। तो जो अग्रलिखित है, यानी कि हमने उसका निर्माण किया है, वो आगे है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी सारी कार्य योजना आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारी जो कार्य योजना है वो एक्चुअल कार्य योजना है, यानी कि केवल दिखाने वाली और डॉक्यूमेंटेशन वाली कार्य योजना नहीं है। विद्यालय स्तर पर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा अभी तक किया गया है और आगे भी किया जाएगा, उसका एक्चुअल जो रूपरेखा है वो है। तो हमने यहाँ पे फिर सबसे पहले हमने लिखा है कि हमने समूह विभाजन किया है। तो कक्षा 1-2 का हमने समूह विभाजन किया है। तो जैसा कि मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसमें हमने बताया था कि हमने 3 में बांटा था कक्षा 2 को, जबकि निपुण भारत के अनुसार हमें कक्षा 1 के बच्चों के 2 समूह बनाने, A और B, और तो कक्षा 2 के भी 2 समूह ही बनाने हैं। लेकिन हमने इसको शॉर्ट में यहाँ समझाने की कोशिश की है। जैसे कक्षा 1 के हमने 2 समूह बना दिए, कक्षा A और ये B। तो मतलब ये जो कम होशियार बच्चे हैं, ये हमारे थोड़े होशियार बच्चे, उनको हमें B में रखना है, यानी कि अपोजिट है। और कक्षा 2 जो है उसमें 27 बच्चे हमारे A ग्रुप में हैं, B में है 16 और C में 8 बच्चे। अब देखिए, कक्षा हमने ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे स्टाफ की कमी है विद्यालय में। तो कक्षा 1-2 मेरे पास है, तो मैंने क्या किया है, A और B जो ग्रुप के हैं, इन लोग हमने मर्ज कर दिया, कक्षा 1 वाला भी, 2 वाले भी। ये हमारे 46 बच्चे होते हैं। ऐसे ही B वालों को हमने मर्ज किया तो टोटल बच्चे हमारे 19 हो गए। अब 46 और 19 ये जो बच्चे हैं, इनको हम अकेले नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई भी एक शिक्षक पर्टिकुलर एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकता है। तो हमने क्या किया, B में जो थोड़े अच्छे बच्चे थे उनका हमने तीसरा ग्रुप बनाया है, ग्रुप C, जो अच्छे बच्चों का है, जो केवल 8 बच्चे हैं। तो ये हमने ये सहयोग समूह बना दिया है C ग्रुप का। तो ये बच्चे हमारे B ग्रुप के थोड़े ठीक बच्चे हैं, उनकी हेल्प करेंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा है तो ये बच्चे उनका ध्यान दें और इनको हम समझा देंगे, तो इन बच्चों की हेल्प करेंगे। बाकी इन पर तो हमें ध्यान पर्सनली देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अच्छे से इतने सारे बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे कक्षा 3 में जो बच्चे हैं उसमें 31 बच्चे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। इनका A और B में समूह विभाजन किया जा चुका है, हमारे इंचार्ज प्रधान अध्यापक द्वारा इस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। कक्षा 4-5 में क्या है, कक्षा 4-5 में भी शैक्षिक स्तर जो है बच्चों का, वो काफ़ी डिफरेंस है, अलग अलग है। तो हमने क्या किया है, जैसा कि हमें ग्रुप तो 2 ही बनाने थे, तो हमने कक्षा 4 के भी 2 ग्रुप बनाए हैं, कक्षा 5 के भी 2 ग्रुप बनाए। फिर हमने क्या किया है, 1-2 के तरीके से ही हमने इन दोनों को भी मर्ज कर दिया है। तो यानी कि जो A ग्रुप के बच्चे हैं वो 5 के और 4 के एक साथ बैठेंगे, 4 के एक साथ बैठेंगे, और 5 के जो B ग्रुप के हैं वो दोनों एक साथ बैठेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारी, जैसे कि आप अगर बात करते हो, यहीं आपको थोड़ा सा उसका लग रहा हो कि अगर हम 1 और 2 को मर्ज कर दिया तो संतर्शिका कैसे चलेगी। तो वो ये है कि वर्ग बुक जो है वो हम जिस क्लास का बच्चा है उसको उसी क्लास की देंगे। यानी कि कक्षा 1 का जो बच्चा है, जैसे हमने मर्ज किया है, तो जो 1 का बच्चा है उसको 1 की वर्कशीट दी जाएगी, जो 2 का बच्चा है उसको 2 की दी जाएगी। बाकी जो गतिविधियाँ होंगी, जो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनको एक ही चीज़ें सीखनी है, तो वो एक साथ पढ़ा दिया जाएगा। और जो कार्य पुस्तिका में कार्य करना है वो उनकी अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में किया जाएगा।
ऐसे ही हमने 4-5 में किया है। अब 4-5 में हमारा थोड़ा सा हमने उसके बारे में डिटेल दी है कि केवल हम 1, 2, 3 पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी तो हमारे विद्यालय में 4-5 के बच्चों पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा उद्देश्य केवल गणित जैसे और भाषा जैसे बुनियादी विषयों में निपुण बनाना नहीं है, बल्कि मतलब उनको निपुण बनाना है, बल्कि न कि केवल पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, साप्ताहिक शैक्षिक चर्चा के क्रम में प्रत्येक शनिवार को सैटरडे एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति एवं विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियाँ का आयोजन किया जाता है, जिससे शिक्षण की एक रास्ता भी दूर होती है और बच्चों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। अब आते हैं, हमारी यहाँ से शुरू होती है हमारी कार्य योजना, यानी कि 22 सप्ताह की कार्य योजना। इसको देखिए, इसको हमारे 2 भागों में बांटा गया है। चाहे कक्षा 1 की जो चाहे के हमारे अंतिम 4 सप्ताह थे, वो 4 सप्ताह तो वो हो गए, और कक्षा 1, 2, 3 के लिए 18 सप्ताह, यानी कि टोटल 22 सप्ताह की कार्य योजना, जिसमें से हमारा अगस्त के माह में चाहे के 4 सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं 18 सप्ताह, यानी कि अब हमें जो अगले 18 सप्ताह की कार्य योजना बनानी है, जो कि निम्नलिखित है। अब हमने अगले सप्ताह की कार्य योजना के लिए क्या किया है, वो हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने कक्षा आवंटन और समूह विभाजन किया गया, जिसका विवरण निम्न है। हमने बच्चों की यहाँ पे डिटेल दी है, कितने बच्चे हैं, कौन कौन अध्यापक हैं, उनके नाम, जो कक्षा अध्यापक है उनके नाम, और टोटल बच्चे जो हैं हमारे वो हमने ग्रुप जो डिवाइड किए वो। उसके बाद हमने कार्य योजना की रूपरेखा, क्योंकि हमें अपनी तरफ से कोई भी नई कार्य योजना नहीं बनानी थी। जो हमें विभाग द्वारा, शासन द्वारा जो दी जाएगी, जो बताई गई है निपुण ट्रेनिंग में, वही हमें केवल उसका हमें क्रियान्वयन करना है। तो हमने उस पर मेन पॉइंट देखें कि वार्षिक योजना क्या है, तो डिटेल इसमें ये सब चीज़ें हैं। ये भाषा की है हमारी, ये गणित की है। भाषा में हमारे में 9वें में शाब्दिक आकलन और 18वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन होगा। इसमें 11वें में और ये 22वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन होना है। और इसकी जो अगर आपको डिटेल देखनी है, वो हमने नोट में लिख दिया है, आपको संदर्शिका में दे रखी है। जब हमारे स्कूल में संदर्शिका आई है, हम उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारी होगी वार्षिक कार्य योजना। फिर आती है कि हमारी साप्ताहिक शिक्षण योजना। इसमें प्रथम 4 दिन भाषा में अनुदेशात्मक कार्य है, 5वें दिन पुनरावृत्ति है, 6वें दिन साप्ताहिक आकलन और अभ्यास है। इसी तरीके से गणित में प्रथम 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य है, 5वें दिन साप्ताहिक आकलन है, 6वें दिन पुनरावृत्ति और अभ्यास है। इसकी भी स्पष्ट योजना हमें शिक्षण संदर्शिका में दी गई। फिर आता है हमारा दैनिक कालांश योजना। पहले हमने वार्षिक समझ लिया, फिर हमारा साप्ताहिक हो गया, अब आते हैं हम दैनिक पे। दैनिक में हमारा जो भाषा का 3 कालांश है, 3 कालांश गणित के हैं, जिसमें पहला कालांश मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन अभ्यास का है, दूसरा कालांश डिकोडिंग और कार्यपुस्तिका पर काम है, तीसरे कालांश में पठन है। इसी तरीके से प्रथम कालांश में गणित में शिक्षण योजना, अवधारणा निर्माण, दूसरा कार्यपुस्तिका पर काम है, तीसरा कालांश हमारा अभ्यास गतिविधि है। इन सभी कालांशों की स्पष्ट योजना भी उसमें दे रखी है। अब हमारा अगला शुरू होता है आकलन। हमें आकलन कैसे करना है। अब भाषा में, चूँकि मैं ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जा चुका है, फिर भी अगर कोई भूल रहा हो या हम लोग ही भूलते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसमें उसको नोट किया है कि भाषा में हमें 9वें और 18वें में शाब्दिक आकलन करना है। 6वें दिन साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति का काम 6वें दिन के दूसरे और तीसरे कालांश में होगा। 6वें दिन हमें साप्ताहिक आकलन करना है, और आकलन और पुनरावृत्ति का काम 6वें दिन के दूसरे और तीसरे कालांश में। आकलन के पश्चात हमें ट्रैकर को भरना है, ए समूह के साथ रेमेडियल कार्य करना है, बी समूह के साथ हमें पुनरावृत्ति करना है। इसी प्रकार से जो गणित में जो करना है, वो हमने यहाँ दे रखा है। इन सब की भी इसके अलावा हमने लिखा है, इसके अलावा हमें इसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभाग द्वारा हमें शिक्षण सामग्री प्रदान की जा चुकी है, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। जैसे कि प्रिंट सामग्री, ये हमारे विद्यालय में काफ़ी समय पहले ही पहुंच चुकी है, जिसके अंतर्गत कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, गणित चार्ट आदि पहुंच चुके हैं। एक हमारे पास गणित किट उपलब्ध है, एक हमारे पास सहज पुस्तिकाएं हैं, जो कक्षा 1, 2, 3 उनके विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। और आगे प्रदान की जाने वाली जो हमें मिलेगी, ये हमारी हैं कार्य पुस्तिकाएँ, भाषा एवं गणित की कक्षा 1, 2, 3 की शिक्षण संदर्शिकाएँ 1, 2, 3 के लिए और बिग बुक। इसके अलावा हमारे द्वारा निर्मित TLM, रीडिंग कॉर्नर, कला कोना, स्मार्ट कक्षा, गणित कोना आदि का प्रयोग नियमित किया जा रहा है। अब आते हैं हमारे, अब चूँकि हमने कार्य योजना बनाई है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी कार्य योजना सफल हो जाए, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ, चुनौतियाँ आती हैं। तो हमने इसमें वही कोशिश की है समेटने की कि जो हमारे विद्यालय स्तर पर जो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हमने लिखा है।
सबसे पहला जो है विद्यालय की बच्चों की भौतिक उपस्थिति 100% ना होना, यानी कि बच्चे नहीं आ पाते हैं, कभी खेत में काम है, कभी कुछ अपना काम करने चले जाते हैं तो बीच बीच में नहीं आते हैं। एक है दूसरा हमारा बच्चों की उपस्थिति नियमित ना होना, यानी कि बच्चा आज स्कूल आया, कल अपने मन से छुट्टी कर ली, फिर अगले दिन आया, फिर छुट्टी कर ली, इस तरीके से। अगला पॉइंट हमारा है अभिभावकों का जागरूक ना होना, यानी कि पेरेंट्स जागरूक ही नहीं है, इसीलिए ये सब समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अगला है विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का सही न होना, अर्थात शिक्षक की कमी। अगला है हमारा पॉइंट शिक्षकों की आपसी सहयोग की भावना का अभाव। तो इन चुनौतियों से निपटने के थोड़े से सुझाव हमने देने की कोशिश की है, जो हम भी अपने विद्यालय में अमल में ला रहे हैं। जैसे कि बच्चों की विद्यालय में भौतिक उपस्थिति के ठहराव के लिए हमने समय समय पर हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ, जैसे महत्वपूर्ण दिवस मनाना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराना, जैसे अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है या जिस स्तर से हमने अगर कोई किया है कुछ भी प्रोग्राम, उसको हम उनको उपहार देते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का आयोजन किया जाता है। दूसरा, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए हमने अभिभावक संपर्क पंजिका बनाई है, जिसमें लगातार 3 दिन तक अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो उसके पेरेंट्स से संपर्क किया जाता है, यानी कि हम उनसे विद्यालय में उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर वो विद्यालय नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, फिर हम घर जा कर के उनकी फिर बात करते हैं और उनसे कारण पूछा जाता है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है या वैसे ही नहीं आ रहा है तो हम उसको विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अभिभावकों को जागरूक करने के लिए हम क्या करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे विद्यालय में प्रति बुधवार को एसएमसी बैठक और माह के अंतिम शनिवार को अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिससे कि अभिभावकों को जागरूक किया जा सके। अगला है छात्र शिक्षक अनुपात। अब देखिए, छात्र और शिक्षक अनुपात तो हमारे हाथ में नहीं है, जब कभी भर्ती आएगी तब आएगी, लेकिन क्योंकि हमें अपना स्कूल विद्यालय निपुण विद्यालय बनाना है, तो हमें अपनी तालमेल, आपसी तालमेल से कक्षा का विभाजन करके, समूह विभाजन करके, विषयवार विभाजन करके आदि करके इस समस्या से हम निपट सकते हैं, जैसा कि हमारे विद्यालय में किया जा रहा है। क्योंकि हमारे विद्यालय में शिक्षक अनुपात अस्त व्यस्त है, बहुत ही डिफरेंस है उसमें, तो लेकिन फिर भी हम उसको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों में अगला हमारा पॉइंट है शिक्षकों में आपसी तालमेल। तो अगर आपस में कोई समस्या है, किसी को असिस्टेंट से हेड को, हेड को असिस्टेंट से या असिस्टेंट को हेड से, तो वो बिना बात किए हुए समस्या से निपटा नहीं जा सकता। इसके लिए हम अपनी बात एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, तब हम इनसे भी उबर सकते हैं। अगला एक हमारा महत्वपूर्ण सबसे पॉइंट है, वो है अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो क्या करें। तो देखिए, क्योंकि विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात पहले से ही कम है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो कोई भी अन्य अध्यापक फ्री है ही नहीं जो उसका काम कर सके, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी क्लास है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही, क्योंकि वो चीज़ तो है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़कर, उन समस्याओं से आगे बढ़ के अपना कार्य करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के निर्देशन में शिक्षण कार्य कर सकता है, यानी कि जो भी टीचर वहाँ पर है वो कोई भी दूसरा अध्यापक कक्षा संचालन कर सकते हैं, जितना उनसे हो सके उतना बच्चों को दे पाए वो। और अब लास्ट में हमारा कंक्लूज़न यही निकलता है कि अगर इन चुनौतियों से निपटते हुए अगर हम इस कार्य योजना पर कार्य करेंगे तो अवश्य हमारा विद्यालय एक निपुण विद्यालय, हमारा ब्लॉक एक निपुण ब्लॉक, व एक हमारा जिला एक निपुण जिला एवं प्रदेश एक निपुण प्रदेश बनते हुए एक निपुण भारत का निर्माण करेगा। अंतिम पेज पर हमने अपना कार्य योजना का निर्माण करता है, यानी कि समस्त विद्यालय परिवार हमारा, हमने सारे अध्यापकों की डिटेल दी है जो आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।